हाँ, एम ऑडिबल। एम ऑडिबल टू यू। ठीक है। सीपीसी चल रहा था हमारा। टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। चलो, सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, और भगवान आपको बहुत जल्दी से जज बनाए। ठीक है, चलो आज से हमें क्या स्टार्ट करना है। आज से हमें स्टार्ट करना है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। क्लियर? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक, इसके लिए हम सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ऑर्डर 4 पढ़ेंगे, और ऑर्डर 6 रूल 15 पढ़ेंगे। ये चीजें हमें पढ़नी है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए। देखो, देखो, ठीक है। अब देखो, सीपीसी की अगर देखा जाए, अगर सीपीसी को देखा जाए तो हमारी जो सिविल प्रोसीडिंग है, हमारी जो सिविल प्रोसीडिंग है, वो स्टार्ट कब से होगी? वो स्टार्ट होगी जब सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ठीक है, जब कोई सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, उस सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जरूरी है। क्लियर? इंस्टीट्यूशन जरूरी है। इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा, क्या होगा, ये सब हमें सेक्शन 26 बताएगा। अब देखो, 26 अगर मैं आपसे बोलूं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अगर मैं आपको सेक्शन 26 बताऊं, तो सेक्शन 26 कहता है कि सूट को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा। कहता है सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ प्लेंट, थ्रू अ प्लेंट। क्लियर? तो सीपीसी का सेक्शन 26 क्लियरली हमें ये बताता है कि प्लेंट के द्वारा आप सूट को इंस्टीट्यूट कराओगे। मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, जब आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, कॉज ऑफ एक्शन के बाद क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन से हम क्या फाइल करेंगे? प्लेंट फाइल करेंगे, और प्लेंट फाइल करते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? सूट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? प्लेंट फाइल करते ही सूट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोर्ट में आपको सूट को इंस्टीट्यूट कराना है, अगर कोर्ट में आपको सूट इंस्टीट्यूट कराना है, तो सूट को इंस्टीट्यूट कराने के लिए आपको प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी? प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? बट हम अगर आगे देखें तो लिखा हुआ है और इन सच अदर मैनर, इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो देखो, अगर हम सेक्शन 26 देखें, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम सेक्शन 26 को देखते हैं तो 26 कहता है कि सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा, क्योंकि सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद ही सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी।
क्लियर। तो कोर्ट में किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट कराने के लिए आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी? प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, है ना। ये कह रहा है कि साहब आपको अगर कोई सूट फाइल करना है तो आप प्लेंट लेके कोर्ट चले जाओ। ये क्या बोल रहा है? आप प्लेंट लेके कोर्ट चले जाओ। ठीक है, प्लेंट से क्या होगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। प्लेंट से क्या होगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप जब आगे सेक्शन को पढ़ोगे तो सेक्शन में लिखा हुआ है इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और किसी और तरह से भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है अगर कहीं पर प्रिस्क्राइब किया गया। जैसे अब देखो ये शब्द क्या क्या चीजें इंक्लूड कर लेंगे? ये शब्द इंक्लूड करेंगे कि साहब आप पेटिशन से भी कर सकते हो, आप एप्लीकेशन से भी सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। क्लियर। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट उठा के देखें, क्लियर, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट उठा के देखें तो वहां पर स्पष्ट रूप से ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई सूट फाइल करना है तो आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर। अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में कोई सूट फाइल करना है तो आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी? आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आप देखो, अगर आप सक्सेशन एक्ट देखो, ठीक है, सक्सेशन एक्ट देखो, क्लियर, या आर्बिट्रेशन एक्ट देखो, तो उसमें दिया हुआ है कि आप सूट कैसे फाइल करोगे? बाय द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरह से सूट इंस्टीट्यूशन का तरीका, उसका प्रोसेस बताया हुआ है। तो देखो सेक्शन 26 स्पष्ट रूप से ये बात कहता है। सेक्शन 26 कहता है कि अगर आपको किसी कोर्ट में सूट फाइल करना है या फिर सूट को इंस्टीट्यूट कराना है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सूट को इंस्टीट्यूट कराना है, क्लियर, कोर्ट में, तो आप प्लेंट लेके चले जाओ। क्लियर। या फिर किसी अदर मैनर में भी आप क्या कर सकते हो? किसी अदर मैनर में भी सूट इंस्टीट्यूट करा सकते हो। अभी अदर मैनर क्या होगा? तो बहुत सारे एक्ट में जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हिंदू मैरिज एक्ट अगर आप देखोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट कराना है तो आपको कोर्ट में क्या फाइल करनी पड़ेगी? पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। या फिर आप एग्जांपल अगर देखो सक्सेशन एक्ट का, ठीक है, सक्सेशन एक्ट का, या फिर आर्बिट्रेशन एक्ट का। क्लियर। तो ये कहता है कि अगर आपको सूट फाइल कराना है तो आप एप्लीकेशन देके सूट अपना फाइल करा सकते हो। तो सेक्शन 26 तीन तरीके बता, तीन क्या, सेक्शन 26 हमें दो तरीके बताता है सूट को इंस्टीट्यूट कराने के। कहता है कि अगर किसी किसी एक्ट में कोई तरीका प्रिस्क्राइब है, ये कहता है कि यदि किसी एक्ट में, किसी लॉ में कोई स्पेसिफिक तरीका प्रिस्क्राइब है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस दिया हुआ है कि आप एज ए सूट क्या कराओगे? इंस्टीट्यूट कराओगे, तो हमें वैसे सूट को इंस्टीट्यूट कराना है। और यदि कोई भी तरीका नहीं दिया हुआ तो हमें सूट फाइल करने के लिए क्या डालनी पड़ेगी? कोर्ट में प्लेंट डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? प्लेंट डालनी पड़ेगी। क्लियर। तो सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी का पहला क्लॉज क्या कहता है कि सूट इंस्टीट्यूट कराने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। यदि किसी स्पेसिफिक एक्ट में कोई प्रोसेस प्रिस्क्राइब है, कोई तरीका प्रिस्क्राइब है, तो उस तरीके से आपको सूट फाइल करना है। मतलब जैसे कहीं कहीं पर पिटीशन से फाइल हो जाती है, कहीं कहीं पर एप्लीकेशन से फाइल हो जाती है। ठीक है। और अगर कोई तरीका एक्ट में नहीं दिया हुआ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सिविल लॉ है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि आप कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पिटीशन फाइल करनी है, नहीं। जहां पर कोई तरीका इंस्टीट्यूट कराने का नहीं दिया हुआ, वहां पर सिंपल आप क्या करोगे? प्लेंट लेकर जाओगे, प्लेंट से सूट को क्या कराओगे? इंस्टीट्यूट कराओगे। क्लियर। प्लेंट से इंस्टीट्यूट कराओगे। और ये मैंने बताया था आपको कि देखो जहां पर प्लेंट से आप सूट को इंस्टीट्यूट कराओगे, उस सूट के लिए पार्टी होंगी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट।
जहां पर आप पिटीशन से फाइल कराओगे वहां पर पार्टी कौन होगा? पिटिशनर और रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट। जहां पर आप एप्लीकेशन से फाइल कराओगे वहां पे पार्टी का नाम क्या होगा? एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट। एंड रेस्पोंडेंट। एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट। एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट। क्लियर? ठीक है, एक बार मैं आपको सेक्शन 26 दिखाता हूं। देखो सेक्शन 26 दिखाता हूं। देखो अब सेक्शन 26 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यहां पर आपको दिख रहा होगा बेर एक्ट में, अपना बेर एक्ट आप ओपन कर लीजिए। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। क्लियर? अब देखो ये क्या कहता है, सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है एवरी सूट shall be instituted by presentation of plaint. Every suit shall be instituted। बेटा अपना एक बार रिफ्रेश कर लो यहां से, तो पूरा मतलब डेली जैसी क्लास होती है वैसे ही ऑडियो वीडियो यहां से बिल्कुल पूरी तरह से अपना बढ़िया क्वालिटी में यहां से जा रही है। क्लियर? प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर? बेटा खैरुल कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। तीनों ही क्या कराते हैं? बस इंस्टीट्यूट कराने के काम आते हैं, बस तीनों के फॉर्मेट में अंतर होता है। क्लियर? अभी जब फॉर्मेट आगे कराऊंगा मैं, प्लेंट का फॉर्मेट कराऊंगा है ना, तब बताऊंगा कि क्या क्या अंतर होता है प्लेंट लिखने में या पिटीशन लिखने में या फिर एप्लीकेशन लिखने में। यहाँ तो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया ना, अगर किसी का कोई वैसे ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो जाए तो पहले आप रिफ्रेश करा करो, रिजॉइन करा करो। उसके बाद अगर उसके बाद भी ठीक ना हो तब आप मुझे बताया करो। क्लियर? अब देखो ये देखो ध्यान से कि सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है। सेकंड क्लॉज कह रहा है इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। ठीक है, एवरी प्लेंट, इन एवरी प्लेंट। इसका पहला क्लॉज हमने देख लिया। क्लियर? अब हम अगर इसका दूसरा क्लॉज देखें, सेक्शन 26 का सेकंड क्लॉज देखें, तो ये कहता है कि इन एवरी प्लेंट फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट्स। फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट्स। अब देखो इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना। ठीक है, इसका मतलब समझना। बेटा मेरे मेरे पास भी क्लास चल रही है और ये देखो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर चल रही है, ऑडियो वीडियो दोनों एकदम क्लियर है ना? तो इसका मतलब मेरे पार्ट पे तो कोई कमी है नहीं, है ना? तो है ना? तो
ठीक है, हाँ क्वालिटी चेंज कर लो एक बार, क्वालिटी चेंज अगर करना आता हो आपको तो। ठीक है, हाँ क्वालिटी है वो तो। ठीक है, हाँ ठीक है चलो। अब देखो यहां पर लिख रहा है फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब देखो इसका मतलब समझो कि जब आप प्लेंट फाइल करते हो, बहुत ध्यान से देखना, जब आप प्लेंट फाइल करते हो, ठीक, आपने प्लेंट लिखी कि साहब इन द कोर्ट ऑफ दिस दिस ए वर्सेस बी, क्लियर, ये फिर यहां पर लिखे सारे फैक्ट्स कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, इस फैक्ट्स का आप वेरिफिकेशन लिखते हो। इस फैक्ट का वेरिफिकेशन लिखते हो। वेरिफिकेशन का मतलब है, मतलब यहां पर आप कहते हो कि साहब एक से लेके ये जो 4 फैक्ट मैंने लिखे हैं, ठीक है, एक से लेके जो मैंने 4 फैक्ट लिखे हैं, ये मेरी नॉलेज के हिसाब से पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से ट्रू है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि आपको इन सारे फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए क्या लगाना है, एफिडेविट लगाना है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये चारों फैक्ट लिखा लिखा है शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट्स। शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट्स। अब यहां पर लिखा है कि साहब ये जो फैक्ट्स हैं जो आपने प्लेंट में मेंशन करे हैं, ध्यान से देखना, ये जो फैक्ट हैं जो आपने प्लेंट में मेंशन करे हैं कि साहब मेरा इससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 रुपए का पेन का, है ना, बट मैंने 5 रुपए दे दिए, ये इसने मुझे पेन नहीं दिया, तो ये जो फैक्ट है इसे एफिडेविट से प्रूव करना पड़ेगा, ये ऐसा लिखता है सेक्शन 26। बट अगर आप सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस देखोगे, सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट देखोगे, तो ये बात करता है कि साहब ये जो एफिडेविट होते हैं, एफिडेविट्स, ये जो एफिडेविट्स होते हैं इज नॉट अ प्रूफ ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये जो एफिडेविट्स होते हैं ये फैक्ट का प्रूफ नहीं माने जाएंगे। ये जो एफिडेविट होते हैं ये फैक्ट का प्रूफ नहीं माने जाएंगे, मतलब आप इसे एविडेंस की तरह नहीं लगा सकते, आप इससे फैक्ट प्रूव नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको नजर आ रहा होगा। सेक्शन 26, सेक्शन 26 क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी फैक्ट होगा वो शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। वो एफिडेविट से क्या होगा, प्रूव होगा। क्लियर। और सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट ये कहता है कि ये जो एफिडेविट्स होते हैं ये प्रूफ ऑफ फैक्ट नहीं माने जाएंगे। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दोनों अलग अलग बात कैसे कर सकते हैं, दोनों अलग अलग बातें कैसे कर सकते हैं। क्लियर। दोनों लॉ, भाई ये भी प्रोसीजर लॉ है वो भी प्रोसीजर लॉ है, दोनों अलग अलग बातें कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र। ठीक है, जिसपे आप ओथ सर्टिफिकेट, जो जो आप ओथ लेते हो कि साहब मैं ओथ लेता हूं, ये जुडिशियल स्टाम्प है, इस पे ओथ लेता हूं और मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, या मैंने ये जो बोला है ये बिल्कुल सच बोला है। क्लियर। तो ओथ लेटर आप बोल सकते हो उसे। अब देखो ध्यान देना, ध्यान देना, देखो एविडेंस तो सिविल क्रिमिनल से मतलब नहीं है, एविडेंस तो सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए सेम प्रोसीजर जो है प्रोवाइड कराता है। क्लियर। सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए सेम प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है, तो ये अंतर नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर यहां पर जो प्रूव्ड का मतलब है ना, यहां पर जो प्रूफ का मतलब है वो ये मतलब नहीं है कि एक फैक्ट को लिटरली हम क्या करेंगे, प्रूव ही करेंगे, नहीं, मतलब यहां पर प्रूफ का लिटरल मीनिंग हमें नहीं लेना।
क्लियर। अब ये मैं अपने मन से कैसे कह सकता हूं कि साहब इसे प्रूफ को प्रूव नहीं समझेंगे। क्लियर, ये मैं अपने मन से कैसे कह सकता हूं, वेरी गुड विनय, कि मैं इसे प्रूफ को प्रूव नहीं समझेंगे। क्लियर, देखो पहले सुनो कि यहां पर लिख रहा है फैक्ट को प्रूफ किया जाएगा एफिडेविट से। क्लियर, बट यहां पर हम प्रूफ को बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि इस फैक्ट को हमें क्या करना है, एफिडेविट से ही प्रूफ करना है और कोई साक्ष्य नहीं लाना, फिर तो एविडेंस का मतलब ही खत्म हो जाएगा। फिर तो एविडेंस एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाएगा, फिर हम रिलेवेंट फैक्ट ढूंढने जाएंगे ही नहीं। ठीक है, दोनों एफिडेविट लगा देंगे कि साहब ए ने बी को मारा, एफिडेविट दे रहा हूं कि हाँ ठीक है ए ने बी को मारा है, मैं एफिडेविट पे लिख के देता हूं कि मैंने देखा है। तो फिर तो एविडेंसेस का मतलब ही खत्म हो जाएगा। हर चीज आदमी एफिडेविट पे लिख के दे देगा कि मैं कसम खाता हूं ये सच बोल रहा हूं, मैं कसम खाता हूं, फिर तो पूरा एविडेंस कसम पे हो जाएगा, ओथ पे हो जाएगा। क्लियर, देखो यहां पर प्रूफ का मतलब है केवल सपोर्ट करना, मतलब जो फैक्ट आपने प्लेंट में लिखे हुए हैं, आपने जो जो फैक्ट प्लेंट में लिखे हुए हैं उन प्लेंट्स को केवल आपका एफिडेविट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि हाँ मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसमें वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से सत्य है। मैंने जो जो प्लेंट में लिखा है वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से सत्य है, इसकी मैं शपथ लेता हूं और एक शपथ पत्र इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैं लगाता हूं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पहले क्या होता था, पहले केवल हमने प्लेंट लिखा, पहले हम प्लेंट लिखा, प्लेंट में फैक्ट लिखे, यहां पर हमने वेरिफिकेशन लिख दिया। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि मैं वेरीफाई कर रहा हूं मैंने जो लिखा है सच लिखा है। बट केवल वेरीफाई करने से आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि ये वेरिफिकेशन ओथ पर नहीं होता था, नॉट ऑन ओथ, ये वेरिफिकेशन ओथ पर नहीं होता था। क्लियर, बट हमने क्या किया, हमने कहा कि आप क्या करोगे, एफिडेविट लगाओगे प्लेंट के साथ, प्लेंट में जो भी लिख रहा है उसे सपोर्ट करने के लिए आप क्या लगाओगे। हेलो, हेलो, आ गई आ गई आ गई, आ गई बेटा, लौट के आ गई। ठीक है, बस ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, ये क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसमें बहुत ध्यान से, हमें बहुत इत्मीनान से बैठ के सुनना पड़ेगा। दोबारा से बता रहा हूं, देखो सेक्शन 26 जो कहता है कि अगर आपको सूट फाइल करना है, अगर आपको सूट को इंस्टीट्यूट कराना है तो आपको प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लेंट क्या होता है, प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका पूरा कॉज ऑफ एक्शन लिखा होगा, सारे फैक्ट्स लिखे होंगे, फिर इन फैक्ट्स को आप वेरीफाई करोगे कि साहब मैंने जो बोला है सही बोला है ना, सत्य बोला है। अब ये कहता है, इसका सेकंड क्लॉज 26 का सेकंड क्लॉज कहता है कि आपकी ये जो प्लेंट है इसे आप सपोर्ट या इसको इन इन सारे फैक्ट को आप किससे प्रूफ करोगे, एफिडेविट से। ठीक है, मतलब आपने ये जितने भी फैक्ट लिखे हैं प्लेंट में, किसमें, प्लेंट में, क्लियर, इन्हें आपको क्या क्या करना है, प्रूव्ड बाय एफिडेविट, आप इन्हें सबको प्रूफ करोगे एफिडेविट से। एफिडेविट का मतलब होता है किसी चीज को ओथ पर बोलना। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, एफिडेविट का मतलब ही होता है, एफिडेविट का मतलब ही होता है शपथ पत्र। क्लियर, तो किसी चीज को ओथ पर बोलना, क्योंकि देखो ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करना, ठीक है, उसमें हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हमने कोर्ट में झूठ बोला है या सत्य बोला है। अगर किसी चीज को हम ओथ पर बोल रहे हैं
तो उस अगर हम बोल रहे हैं कि साहब मैंने ये जितना भी प्लेंट में सब लिखा हुआ है ये मैं ओथ पर बोल रहा हूं कि मैंने सत्य लिखा है, तो उस सत्य लिखने की मेरे ऊपर क्या आ जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर वो झूठा पाया जाता है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। अगर वो झूठा पाया जाता है तो मेरे ऊपर क्या, हाँ एक तरह से स्टॉपेल आप मान सकते हो। ठीक है, अभी आगे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो पहले, तब समझ में आएगा। क्लियर? तो देखो सेक्शन 26 का सब सेक्शन 2 या क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है कि इस प्लेंट में जो भी लिखा है उसे आपको प्रूफ करना है एफिडेविट से। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम सेक्शन 1 देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो ये कहता है कि साहब एफिडेविट एफिडेविट को प्रूफ ऑफ फैक्ट नहीं माना जाएगा। मतलब आप किसी भी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि एफिडेविट को हम एविडेंस नहीं मानते। एफिडेविट को हम एविडेंस नहीं मानते। क्लियर? अब तो हम जब इन दोनों लॉ को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है, हमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। क्लियर? हमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। तो यहां पर आप ये मान के चलते हैं कि ये जो सीपीसी वाला ये जो शब्द है प्रूव्ड, ये प्रूव्ड नहीं है। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं कि साहब ये केवल बात कर रहा है सपोर्ट करने की। मतलब आपने जो प्लेंट लिखा है और प्लेंट में जिन तथ्यों को लिखा हुआ है, प्लेंट में जिन फैक्ट्स को लिखा हुआ है, उन फैक्ट्स को केवल आप सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट लगा रहे हो कि साहब मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है वो मेरी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सत्य है, और मैं ये बात शपथ लेके बोल रहा हूं, मैं ये बात एफिडेविट पे लिख के देता हूं। क्लियर? तो इससे केवल होगा क्या, एफिडेविट लगाने से आपके फैक्ट प्रूव नहीं हो रहे। आप ये नहीं कह रहे कि नहीं साहब ए ने बी ने ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, मैं एफिडेविट पे दे रहा हूं। नहीं, आप एफिडेविट पे केवल इतना बताओगे कि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसा मुझे पता है, और मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी नॉलेज के हिसाब से ये सत्य बात है, मेरी नॉलेज के हिसाब से ये एक सत्य बात है, मैं इसका एफिडेविट लगा रहा हूं। तो एफिडेविट से क्या होगा, एफिडेविट आपके प्लेंट को प्रूव नहीं करेगी। एफिडेविट, हाँ करेक्ट सपना, एफिडेविट आपकी प्लेंट को सपोर्ट करेगी। क्लियर? एफिडेविट आपकी प्लेंट को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। क्लियर? आप ये लिख सकते हो, इससे होगा क्या, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन ओथ, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन ओथ। आप क्या कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो कि साहब मैंने जितनी भी चीजें ऊपर लिखी हैं वो मेरे हिसाब से सब कुछ क्या है, सही है, वो सारा सब कुछ जो मैंने लिखा है वो सब सत्य है। क्लियर? ये मैं ओथ पर बोल रहा हूं। क्लियर? अभी आएगा बेटा, अभी आएगा, अभी धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। आप अभी आगे तक का मत सोचो, बस जितना 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 मैं छोटा छोटा पढ़ा रहा हूं केवल इन्हें समझते हुए चलो। ये समझ में आया नहीं जो मैं बोल रहा हूं अपने मुंह से, ये चीज आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद आगे जाके सारी कड़ियां एकदम से जुड़ जाएंगी। बताइए, इतना क्लियर हुआ? बेटा श्वेता कौशिक मैं बता रहा हूं ना आपको कि आप आगे की मत सोचो कि उसने एफिडेविट में भी झूठ बोला तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, नहीं। ये सब ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, बस मुझे इतना बताया करो कि जो मैंने यहां पर समझाया है ये आपके दिमाग में गया या नहीं गया। चलो, अब आपने ये देख लिया, अब आपने सेक्शन 26 को देखा। इसका सेक्शन क्लॉज 1 कह रहा है कि अगर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है तो आपको प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसी सेक्शन का दूसरा क्लॉज कह रहा है कि प्लेंट के साथ आप क्या लगाओगे, एफिडेविट लगाओगे, जो आपकी प्लेंट के दिए हुए फैक्ट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। क्लियर? इतना हमने पढ़ लिया सेक्शन 26 में।
क्लियर, इतना हमने पढ़ लिया सेक्शन 26 में। इसके बाद अब ये कैसे फाइल होगी, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्लियर, इसका प्रोसीजर क्या है। अब यहां तो सिंपल, मैंने कहा था ना, ये क्या है, एक तरह से एक सब्सटेंटिव पोर्शन हमें नजर आएगा, सब्सटेंटिव पोर्शन नजर आएगा। बेटा अभी सेक्शन 1 एविडेंस, अभी तो 2 दिन चलेगा एफिडेविट, पूरा एफिडेविट मैं आपको ठीक से कराऊंगा, तो अंकिता गुप्ता, इसलिए वेट करो, पेशेंस रखो, सब इतना अच्छा समझ में आएगा कि आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, है ना। तो यहां पर हमें ये पता चल गया कि साहब सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, प्लेंट के थ्रू, और प्लेंट के साथ हम एफिडेविट लगाएंगे, छोटी सी बात, ठीक है, छोटी सी बात। फिर इसके बाद इसका अगर प्रोसीजर हमें जानना है तो हमें ऑर्डर 4 देखना पड़ेगा, क्लियर, जो कि बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। अब हमें देखना है कि साहब प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, हमें पूछना है प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। अब हमने यहां ये तो देख लिया कि सूट इंस्टीट्यूट होगा कैसे, प्लेंट से, बट प्लेंट फाइल कैसे करोगे ये ऑर्डर बताएगा। प्लेंट फाइल करने में किन किन चीजों को, किन क्या क्या प्रोसीजर आप अपनाओगे ये ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर के अलग अलग रूल्स बताएंगे, ठीक है, इसका रूल 1 बताएगा, इसका रूल 2 बताएगा, इसका रूल 3 बताएगा। समझो, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे चीजों को हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पहले पूरे सेक्शन पढ़ लिए फिर ऑर्डर पे आए, ऐसा कोई फायदा ही नहीं होगा, ही नहीं कभी सीबीसी पढ़ने का, कभी सीबीसी समझ में आएगी नहीं। हमें ऐसे ही याद करते हुए चलना है कि सेक्शन 26 ऑर्डर 4 और ऑर्डर 6 का रूल 15, ऐसे ही याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब क्योंकि सेक्शन 26 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की, भाई इसी के बारे में ऑर्डर 4 बात करता है, तो हमें इन दोनों को तो एक साथ पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे हम देखो क्या फायदा होता है एक साथ पढ़ने का, ये मैं आपको दिखाता हूं कि देखो, अब इसका रूल 1 अगर हम देखें, अगर इसका रूल 1 हम लोग देखें, तो रूल 1 ये बताता है कि जब भी आप सूट फाइल करने के लिए प्लेंट फाइल करोगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि जब भी आप सूट फाइल करने के लिए, जब भी आप सूट फाइल करने के लिए, सॉरी, रूल 1 का पहला क्लॉज और रूल 1 का दूसरा क्लॉज और रूल 1 का तीसरा क्लॉज, ये पढ़ने हमें, ठीक है, ये पढ़ने हमें, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, रूल खोल के दिखाऊंगा, पहले आप यहां समझिए। ये कह रहा है कि जब भी आप सूट फाइल करने के लिए प्लेंट फाइल करोगे, तो प्लेंट फाइल करोगे इन डुप्लीकेट। प्लेंट फाइल कैसे करोगे, इन डुप्लीकेट, मतलब प्लेंट के साथ उसकी कॉपी लगा के, प्लेंट के साथ साथ उसकी एक फोटो कॉपी साथ में लगा के सूट को क्या करोगे, प्लेंट को कोर्ट में फाइल करोगे, ठीक है। यानी कि कोर्ट में जब आप प्लेंट लेके जाओगे तो वो कितनी कॉपीज में जाएगा, 2 कॉपीज, ठीक है, कितनी कॉपीज में जाएगा, 2 कॉपीज में, क्लियर। तो रूल 1 का क्लॉज 1, रूल 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि साहब जब भी आप सूट इंस्टीट्यूट कराने के लिए प्लेंट को प्रेजेंट करोगे, तो वो किसमें होगी, इन डुप्लीकेट। इन डुप्लीकेट का मतलब है कि आपको ओरिजिनल के साथ साथ एक एक फोटो कॉपी भी उसकी साथ में लगानी पड़ेगी। क्लियर। और कहां पे, ये कह रहा है कहां पे फाइल करोगे, कहां पे फाइल करोगे, कोर्ट और फाइलिंग काउंटर, कोर्ट और फाइलिंग काउंटर, कोर्ट और फाइलिंग काउंटर। देखो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं थ्योरेटिकली आपसे पूछूं कि क्या डायरेक्टली आप जज के पास अपनी प्लेंट को फाइल कर सकते हो, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं कि क्या आप अपनी प्लेंट को डायरेक्टली जज के पास प्रेजेंट कर सकते हो, तो थ्योरेटिकली द आंसर इज यस, क्लियर। क्योंकि जब हम रूल 1 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो लिखता है कि सूट
सूट इंस्टीट्यूट कराने के लिए आपको प्लेंट फाइल करनी है इन डुप्लीकेट में। कहां फाइल करोगे? या तो कोर्ट में या फाइलिंग काउंटर पे। क्लियर? तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो डायरेक्टली कोर्ट में आप प्लेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या कहां जाना पड़ता है प्लेंट को फाइल करने के लिए? फाइलिंग क्लर्क के पास या फाइलिंग काउंटर पे। क्लियर? फाइलिंग क्लर्क के पास एक एक फाइलिंग क्लर्क होता है, एक फाइलिंग काउंटर होता है। क्लियर बेटा? डुप्लीकेट में इसलिए करते हैं बेटा लव, क्योंकि समन जब जाएगा तो उसमें प्लेंट की कॉपी जाएगी लग के, तो वो कोर्ट थोड़ी ना कॉपी कराती फिरेगी इधर उधर। क्लियर? तो एक कोर्ट के लिए हो जाती है, एक डिफेंडेंट के लिए हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर आपको कहां देना है? आपको फाइलिंग काउंटर पे अपनी प्लेंट को फाइल कर देना है, वो भी 2 कॉपी। अगर हम प्रैक्टिकली देखते हुए चलें, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखते हुए चलें तो सूट इंस्टीट्यूट कैसे होगा? बाय फाइलिंग ऑफ प्लेंट। प्लेंट भी कैसे फाइल करोगे? इन डुप्लीकेट। कहां पे फाइल करोगे? फाइलिंग काउंटर पे। कहां पे फाइल करोगे? फाइलिंग काउंटर पे। क्लियर? कहां पे फाइल करोगे? फाइलिंग काउंटर पे। क्लियर? एक मिनट बेटा। ठीक है, चलो अब देखो, एक बार देखो, बेरेक निकाली एक बार। देखो, ऑर्डर थर्ड, ऑर्डर फोर। देखो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब ये कह रहा है कि सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। क्लियर? यही हमने किसमें पढ़ा था? सेक्शन 26 में, कि साहब सूट को फाइल करने के लिए आपको, सूट को इंस्टीट्यूट कराने के लिए आपको प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, यहां पर लिख रहा है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। ठीक है, इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट, और सच ऑफिसर एज अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, और सच ऑफिसर, और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। अब देखो, फाइलिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए हमने कुछ ऑफिसर को अपॉइंट किया होता है। क्लियर? जैसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं फाइलिंग क्लर्क। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं? जैसे बोलते हैं फाइलिंग क्लर्क। ठीक है, या फिर फाइलिंग काउंटर। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई सूट इंस्टीट्यूट कराना है तो हम उसके लिए प्लेंट को क्या कराएंगे? प्लेंट फाइल करेंगे, वो भी किसमें? इन डुप्लीकेट। यानी कि प्लेंट की 2 कॉपी फाइल करेंगे। कहां पर? फाइलिंग काउंटर पे। कहां पर? फाइलिंग काउंटर पे। क्लियर बेटा? मानसी, तुमने शायद स्टार्टिंग से क्लास को नहीं करा अटेंड, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार रिकॉर्डेड देखना, तो उससे समझ में आ जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर आपको? बताओ, यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर आपको? रूल 1 का पहला क्लॉज क्लियर है? ये फीस कितनी होगी, कैसे होगा, ये सब बाद में ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये पूछ रही है सर हम रूल में, ऑर्डर में, रूल में कैसे आ गए।
देखो हमारी पढ़ने की विधि क्या होनी चाहिए, या हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कैसे पढ़ रहे हैं ये मैं आपको पहले बता दूं 1 मिनट में। देखो हमें पता है कि सीपीसी कैसे वर्क करेगा, हमें पता है कि साहब सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। मतलब ये क्या है, ये पूरी सिविल प्रोसीडिंग है, ये पूरी सिविल प्रोसीडिंग्स है। हम क्या करेंगे, सिविल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, टॉपिक्स उठाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने सबसे पहले तो आप सूट को इंस्टीट्यूट कराओगे, सबसे पहले तो सूट को इंस्टीट्यूट कराओगे प्लेंट फाइल करके। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 26 उठाया। सेक्शन 26 बताएगा हमें कि साहब सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बताएगा। फिर हमें उस पर ऑर्डर ढूंढना है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में किस ऑर्डर में प्रोसीजर गिवन है। तो हमने देखा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में ऑर्डर 4 में गिवन है। अब ऑर्डर 4 में जितने भी रूल्स होंगे, ऑर्डर 4 में जितने भी रूल्स होंगे, उन रूल्स से हम क्या पता कर लेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का प्रोसीजर पता कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा एक टॉपिक कवर होगा, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे। इसी तरह से सीपीसी के सेक्शंस और उनके साथ कौन से ऑर्डर और रूल पढ़ने चाहिए, ये हमारे साथ के साथ कवर होते जाएंगे। और हम इसी के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, अब समझ में आया मानसी? चलो क्लियर। तो देखो अब हमने देखा, हाँ ऑर्डर केवल क्या है, ऑर्डर केवल रूल्स, रूल्स का ही चैप्टराइजेशन है, रूल्स का ही चैप्टराइजेशन है ऑर्डर। क्लियर, ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि सेक्शन, ऑर्डर और रूल में क्या क्या अंतर होता है, पहली क्लास में बताया था, ठीक है। बट आप ना रिवाइज करते शायद, ना आपने शायद पुरानी क्लास करी, जो छूट गई वो छूट गई, तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो देखो ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 रूल 1 का पहला क्लॉज हमने पढ़ लिया। ये कह रहा है कि जब भी आप प्लेंट फाइल करोगे, वो फाइल किसमें करोगे, डुप्लीकेट में। मतलब आप प्लेंट के साथ उसकी एक कॉपी लगाओगे और कहां पर फाइल करोगे, फाइलिंग क्लर्क के पास या फिर फाइलिंग काउंटर पे, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है कि साहब आपको वहां पर फाइल करना है, जिस आपको उसके पास फाइल करना है जिस ऑफिसर को इस चीज के लिए अपॉइंट किया गया हो, मतलब केस को फाइल कराने के लिए अपॉइंट किया गया हो। क्लियर, अब देखो, अब रूल 1 का ही सेकंड क्लॉज क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, रूल 1 का ही सेकंड क्लॉज क्या कहता है। रूल 1 का सेकंड क्लॉज कहता है कि जो भी आप प्लेंट फाइल करोगे, जो भी आप प्लेंट क्या कर रहे हो, जो भी आप प्लेंट फाइल कर रहे हो, वो प्लेंट फुलफिल करेगी, फुलफिल द रिक्वायरमेंट, फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7, एंड ऑर्डर 7। मतलब आप जो प्लेंट फाइल करोगे ना, आप जो प्लेंट फाइल करोगे, वो ऑर्डर 6 में जो भी लिखा हुआ है और ऑर्डर 7 में जो भी लिखा हुआ है, उन सारी कंडीशंस को फुलफिल उसे करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें करना पड़ेगा। क्लियर, जैसे ऑर्डर, देखो ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग्स की, ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग्स की, ठीक है। प्लीडिंग क्या होता है, प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट के बारे में ऑर्डर 6 बताता है कि साहब प्लेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे प्लेंट, प्लेंट में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। क्लियर, ये सारी चीजें हमें ऑर्डर 6 बताता है। तो जो भी आप प्लेंट फाइल करोगे, वो प्लेंट सारी कंडीशन ऑर्डर 6 की पूरी करती होनी चाहिए। क्लियर, तो प्लेंट लिखने का तरीका कौन बताएगा, प्लेंट लिखने का तरीका बताएगा ऑर्डर 6। क्लियर, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ऑर्डर 7, इसके साथ साथ ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 स्पेसिफिकली किसकी बात करता है, प्लेंट की, ठीक है। ये क्या है, ये है प्लीडिंग, प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। उसमें भी केवल स्पेसिफिकली अगर हम प्लेंट की बात करें, तो ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट की। क्लियर, ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट की।
क्लियर। तो इसका सेकंड क्लॉज कहता है, इसका सेकंड क्लॉज कहता है कि जब भी आप प्लेंट को फाइल करोगे, वो प्लेंट इन दोनों ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल उसे करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो भी प्लेंट फाइल करोगे, उस प्लेंट को ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर। ऑर्डर 6, मान लो ऑर्डर 6 कह रहा है कि साहब प्लीडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, बट आपकी प्लेंट वैसी नहीं है, तो फाइल नहीं कर पाओगे। ऑर्डर 7 प्लेंट की बात करता है, वो बताएगा प्लेंट में क्या क्या चीजें आप करोगे। मान लो आप वैसी चीजें आपने नहीं लिखी, ठीक है, आपने वो प्रोसीजर नहीं अपनाया, तो आप प्लेंट फाइल नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो प्लेंट फाइल जब करोगे तो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट प्लेंट की आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आप प्लेंट क्या कर सकते हो, कोर्ट में फाइल कर सकते हो। क्लियर। तभी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में फाइल कर सकते हो। क्लियर। और देखो बहुत सिंपल, रूल 1 का तीसरा क्लॉज बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर आपकी प्लेंट में रूल 1 क्लॉज 1 या फिर रूल 1 क्लॉज 2 को नहीं फॉलो किया, अगर आपकी प्लेंट ने अगर आपकी प्लेंट ने रूल 1 क्लॉज 1 और रूल 1 क्लॉज 2 को नहीं फॉलो किया, तो फिर आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा, आपका सूट इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। क्लियर। आपका सूट इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। देखो दोबारा से बता रहा हूं, एक बार बहुत ध्यान देना, दोबारा से बता रहा हूं। ये कह रहा है कि मान लो आपका कोई आपको क्या करना है, आपको एक सूट इंस्टीट्यूट करना था। बहुत ध्यान से समझना, आपको एक सूट इंस्टीट्यूट करना था, तो आपने सीपीसी उठाई, पढ़ा सेक्शन 26, जो कहता है कि भाई आपको सूट अगर फाइल करना है तो आप प्लेंट से फाइल कर सकते हो। ठीक है साहब, प्लेंट से फाइल कर सकता हूं, बट कैसे फाइल करूंगा, इसके लिए मैंने देखा कि साहब ऑर्डर 4 बताता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में। क्लियर। तो ऑर्डर 4 में गया, इसका मैंने रूल 1 पढ़ा पहले, जिसके 3 क्लॉज थे, 2 और 3। ये कहता है कि साहब अगर आपको सूट फाइल करना है तो आपको प्लेंट फाइल करना पड़ेगा, और प्लेंट फाइल आप कैसे करोगे, इन डुप्लीकेट, मतलब 2 कॉपी में। ठीक है। और कहां पे फाइल करोगे, फाइलिंग काउंटर पे। कहां पे फाइल करोगे, फाइलिंग काउंटर पे। क्लियर। मैंने कहा ठीक है साहब, बिल्कुल मैं भी प्लेंट तैयार करके लाता हूं, और प्लेंट की एक फोटोकॉपी भी करा लाऊंगा, और 2 कॉपी कहां करूंगा, फाइलिंग काउंटर पे जाके, फाइलिंग काउंटर पे जाके मैं जमा कर दूंगा, फाइल कर दूंगा। बट मैं जब घर गया और मैंने देखा कि साहब प्लेंट को लिखना कैसा है, तो मैंने देखा कि साहब प्लेंट लिखने के लिए मुझे ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका रूल 1 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि जब आप प्लेंट लिखोगे तो आपका प्लेंट ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की सारी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, सारी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है। ये बात करता है प्लीडिंग की। प्लीडिंग्स का मतलब प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो जनरल प्लीडिंग की बात करता है कि कैसे कैसे आपको ये चीजें, प्लेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको करनी है, और ये स्पेसिफिकली प्लेंट की ही बात करता है ना। तो इन दोनों में जो भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है प्लेंट को बनाने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेंगी। क्लियर। फिर थर्ड क्लॉज में ये कहता है कि यदि आपने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को फॉलो नहीं किया, ठीक है, या फिर फुलफिल नहीं किया, तो आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा, आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। क्लियर। बताओ, इतना क्लियर आपको। दोनों में कर सकते हैं तरुणा, दोनों में कर सकते हैं। डीम्ड का मतलब होता है कि मान लेना। इतना क्लियर है, पहले ये बताओ। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में आपको ये रट जाना चाहिए कि जब बात इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की होगी,
जब बात इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की होगी तो हम 26 में जाएंगे। 26 में लिख रहा है कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट की जाएगी, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब अगर कोई स्पेशल एक्ट में कोई स्पेशल तरीका दिया हुआ है तो वैसे सूट फाइल हो जाएगी, मतलब इंस्टीट्यूट हो जाएगी, या फिर प्लेंट के जरिए आप सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। क्लियर। फिर इसका सेकंड क्लॉज भी हमने देखा कि साहब आपकी प्लेंट का हर फैक्ट कैसा होना चाहिए, एफिडेविट द्वारा प्रूव होना चाहिए। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि प्रूव नहीं है, ये है सपोर्टेड। मतलब आप जितने भी फैक्ट्स को प्लेंट में लिखोगे उसे क्या करोगे, उसे अपने एफिडेविट द्वारा सपोर्ट करोगे ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कथन की बन सके आपके ऊपर। फिर मैंने देखा कि साहब हमने ये तो देख लिया कि साहब सूट को कैसे इंस्टीट्यूट कराना है प्लेंट से। क्लियर। अब इसके बारे में प्रोसीजर जानने के लिए हम चले गए ऑर्डर 4 में, क्योंकि जब हमने ऑर्डरों को पढ़ा, ऑर्डर के टाइटल्स देखे, तो ऑर्डर 4 बात करता था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। अब हमने जब ये देखा ऑर्डर 4, तो इसका पहला रूल हमने देखा, उसमें 3 क्लॉजेस थे। पहला क्लॉज कहता था कि जब आप सूट फाइल करने के लिए प्लेंट फाइल करोगे तो प्लेंट को डुप्लीकेट में फाइल करोगे, मतलब प्लेंट प्लस एक कॉपी। क्लियर। और कहां पर जाके फाइल कर दोगे इन दोनों चीजों को, फाइलिंग काउंटर पे। कर कोर्ट में भी सकते हो, बट जनरली कहां फाइल करना होता है, फाइलिंग काउंटर पे। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्लॉज देखा कि साहब अगर हम कोई प्लेंट लिखेंगे और जो प्लेंट हम फाइल करने जा रहे होंगे फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, उस वो प्लेंट उस प्लेंट को ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की सारी रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये ऑर्डर 6 के हिसाब से प्लेंट नहीं लिखोगे, ऑर्डर 7 के हिसाब से प्लेंट नहीं लिखोगे, तो आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। क्लियर। फिर तीसरा क्लॉज क्या कहता है कि अगर आपने इन दोनों क्लॉजेस की बात नहीं मानी, मतलब रूल 1 क्लॉज 1, रूल 1 सब रूल 2 भी बोल सकते हो, ठीक है, फिर आपका इंस्टीट्यूट सूट इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। अगर आपने इन दोनों रूल के हिसाब से प्लेंट को नहीं तैयार किया और नहीं जमा किया, अगर इन दोनों सब रूल के हिसाब से आपने प्लेंट को नहीं बनाया और नहीं जमा किया, तो फिर आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा, आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। इन डुप्लीकेट का मतलब होता है कि उस ओरिजिनल के साथ उसकी कॉपी जमा होना। बेटा ऑर्डर 7 रूल 11 बात की बात है वो, ठीक है देवेंद्र, वो अभी आगे आएगा, उसे मैं, ठीक है, ये भी कवर होगा, बट पहले अभी सारा ध्यान इस पे लगाओ। एक बार में एक चीज पे ध्यान लगाओगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमारा टॉपिक था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हमने सेक्शन 26 पढ़ा। इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, ऑर्डर 4। क्लियर। ऑर्डर 4 में 2 रूल हैं, और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। हम और इसके 3 सब रूल हैं, 1 2 3। ठीक है, हमने ये कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया तीनों। अब हमें ये कवर करना है। ठीक है, ऑर्डर 4 रूल 2 कवर करना है। ठीक है, ऑर्डर 4 रूल 2 कवर करना है, बट आज इतना ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, आज इतना ही कराएंगे। आज मैं आधे घंटे लेट हो गया था क्योंकि मैं कहीं पे जाम में स्टक हो गया था, बीच में फंस गया था। ठीक है, उसकी वजह से आधा घंटा हमारा चला गया, बट उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हो। हाँ, और एक और बात मैं आपको बता दूं, बेटा रूल 1 का तीसरा ये कहता है कि अगर आप इन दोनों को फॉलो नहीं करोगे, सब रूल 1 या सब रूल 2 को फॉलो नहीं करोगे, तो आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ठीक है, नहीं ब्रेक नहीं दे रहा बेटा, टाइम हो गया आपका, उसका टाइम हो गया, क्लास का है ना। अभी मैं डाउट भी तो लूंगा 5-10 मिनट। ये नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखो, आज 8:30 बजे, टुडे, आज 8:30 बजे 8:30 PM पे जूम सेशन है। ठीक है, आज 8:30 बजे, 8:30 पे जूम सेशन है, इसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं इसमें मेंस का बताऊंगा कि
आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे मेजर हो माइनर हो, उनके लिए मेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेंस की तैयारी अगर साथ साथ आप नहीं करते चलोगे तो आप एंड वक्त पे मेंस की वजह से बिल्कुल मारे जाओगे। लिंक बेटा, लिंक तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल चुका हूं कल, आज मैं दोबारा डाल दूंगा। लिंक टेलीग्राम, इस जूम सेशन का लिंक टेलीग्राम पे मैं डाल चुका हूं। हाँ, जूम डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, है ना, बट जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जो मैं क्लासेस में बता नहीं पाता, क्योंकि क्लासेस में इतनी लंबी हम एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकते, है ना, क्लासेस में हमें पढ़ना होता है ना। तो इन बातों के लिए मैं जूम क्रिएट करता हूं। तो जूम सेशन की लिंक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, करेक्ट 8:30 बजे आपको जूम सेशन ज्वाइन करना है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर? बाकी तो आपके बैचेस में आपके मेल पे भी लिंक शायद आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं भी डलवा देता हूं, वरना टेलीग्राम चैनल पे मैं कल डाल चुका हूं लिंक, अभी दोबारा से डाल दूंगा। ठीक है, और बेटा, और मैं आपको बताऊं, अभी 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 आप आगे आगे मत भागो इतना। आज आप सोचते हो कि पहले, मतलब पहले दिन ही आप सब कुछ आपको आ जाए, कि सब इसमें ये भी पढ़ा दो, उसमें ये भी पढ़ा दो, बेटा सब ऑटोमेटिकली कवर होगा, पर समय के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा कवर हो जाएगा, एक दिन में सारा कवर कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको सब्र रखना पड़ेगा, तभी इंटरेस्टिंग बनेगा। सब्र नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। मेंस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। तो 8:30 बजे आप जूम सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी साक्षी मिश्रा, टेलीग्राम पवन वार्ष्णेय 35, पवन वार्ष्णेय 35 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अमन चौबे लिख सकते हैं। सपना कुमारी सिंह, वेरी गुड, यही होना चाहिए। कोई बात नहीं, रूल मैं दोबारा करा दूंगा, मैं तो वैसे भी पहले स्टार्ट करने से पहले पुराना रिवाइज कराता हूँ। टेलीग्राम पवन वार्ष्णेय 35 है, पवन वार्ष्णेय 35। तो ये आईडी डाल के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां मैं अभी लिंक दोबारा डाल दूंगा। थैंक यू कनकन उपाध्याय। नहीं, बेरेट की लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है हर्ष केलकर। कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, अपने वर्ड में लिख सकते हो। कल की क्लास में सब्जेक्ट ऑफ मैटर कैसे पता चलता है, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। रविशंकर कुमार, शायद आपने मेरी वो क्लास नहीं करी जिसमें मैंने सब्जेक्ट मैटर का टॉपिक कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं करी सच में, तो आप फिर से पहले एक बार रिकॉर्डेड क्लास कर लो, तो आपको सब्जेक्ट मैटर पता पड़ जाएगा कैसे फाइंड करते हैं। केवल 3 तरह के सब्जेक्ट मैटर होते हैं, एक पिक्यूनरी, एक प्रोप्राइटरी और एक पर्सनल। क्लियर? बीएनएस कर लो, हाँ बीएनएस कर लो, बीएनएस कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है। भानु प्रताप, हाँ पूछ सकते हो बेटा। उत्कर्षी पांडे, ठीक है, थैंक यू सो मच। दीपिका खन्ना, दीपिका खन्ना आप दोबारा एक बार भेज दो, शायद आपका निकल गया ऊपर। दीपिका खन्ना आप दोबारा से एक बार भेज दीजिए। हाँ, मेंस का हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही बताऊंगा पूरा। ठीक है श्वेता कौशिक, थैंक यू सो मच। सर आपने ऑर्डर रूल सेक्शन का डिफरेंस बताया है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में यही बताया है डिफरेंस।
सब्जेक्ट मैटर मैंने बताया है, हिंदी में भी बताया है, इंग्लिश में भी बताया है। मैंने बताया कि जब भी कोई सूट होगा वो किसी ना किसी के संबंध में ही होगा रविशंकर। आप जो सूट फाइल करोगे वो किसी ना किसी की रेस्पेक्ट में ही फाइल करोगे, है ना। या तो आप पर्सनल पर्सनल राइट को लेके फाइल करोगे, या किसी प्रॉपर्टी को लेके फाइल करोगे, या पैसे को लेके फाइल करोगे। तो अगर पैसे से रिलेटेड सूट है तो वो पिक्यूनरी, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा, पिक्यूनरी हो जाएगा। क्लियर। और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो प्रोपराइटरी हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। और अगर पर्सनल मतलब किसी अपने राइट से रिलेटेड है तो वो पर्सनल सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। तीन तरह के सब्जेक्ट मैटर होते हैं केवल। थैंक यू वंशिका। जा सकते हो, 8:30 पे पर आ जाना जूम सेशन में। ठीक है, चलिए ठीक है फिर कल मिलते हैं इसी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ। अभी ये इतना छोटा नहीं है, अभी ये लंबा चलेगा। अभी तो बस आपने बेरेक्ट पढ़ा है, अभी इसमें एफिडेविट को बहुत अच्छे से समझना है हमें। टाइटल में ओनरशिप आ जाएगा, है ना भाई। मान लो वो ओनर की तरह क्लेम कर रहा है पीसफुल एंजॉयमेंट को, ओनर की तरह, तो ओनरशिप आएगा। मान लो वो टेनेंट है ना, टेनेंट है, तो वो टेनेंट उसमें टाइटल में क्या आएगा, टेनेंट आएगा कि मैं टेनेंट हूं, इसलिए राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट चाहता हूं, है ना। टेनेंट का मैटर एंड इश्यू हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट। और ओनरशिप अगर लिखोगे तो मैटर एंड इश्यू वो होगा जिससे ओनरशिप आई होगी, सेल डीड, विल, सक्सेशन। समझ गए भानु प्रताप। ठीक है प्रियंका गोयल, बेटा ये अभी आगे समझ में आएगा, अभी वेट, इस क्वेश्चन के लिए वेट करना है आपको। व्हाई नॉट इन द ओरिजिनल, बेटा ओरिजिनल भी फाइल होती है, वो डुप्लीकेट उसमें इसलिए लिखा है मारिया क्योंकि उसके साथ एक कॉपी भी लगानी होती है। तो प्लेंट इन डुप्लीकेट का मतलब होता है प्लेंट के साथ उसकी एक कॉपी भी फाइल करनी है। एक मिनट। ठीक है, डिबेट प्लेंट, प्लेंट बेटा मेरे हिसाब से प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है सर, ये जूम सेशन आपने अच्छा अच्छा, ऊपर से उड़ने लगे मैसेज। 8:30 पे 8:30 पे वो जूम सेशन का लिंक है, उससे क्लिक करके आप जूम सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। जूम आपको डाउनलोड कर लेना है, जूम प्ले स्टोर से। 193 आईपीसी की लाइबिलिटी बनेगी नरेंद्र सिंह। चलो अब टाइम हो गया, अब कल मिलते हैं। बाकी के क्वेश्चन, जिनके क्वेश्चन नहीं बताए उनके क्वेश्चन मैं कल बता दूंगा। ठीक है, ऐसा मत करा करो कि क्वेश्चन अगर एक दिन में छूट जाए तो तुरंत मैनेजमेंट को मेल डाल लो कि क्वेश्चन नहीं, हमारा डाउट रह गया, डाउट रह गया, उससे कोई फायदा नहीं है ना। उससे अच्छा है कि आप अगले दिन मेरे से कुछ डायरेक्ट डाउट पूछ लो। क्लियर। तो देखो डाउट किसी का नहीं रहेगा, बस आपको पेशेंस करने की आवश्यकता है। आज आपका डाउट रह रहा है तो कल बता देंगे, कल नहीं बता पाएंगे तो सैटरडे में बता देंगे, बट आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर करके भेजेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। 8:30 बजे मिलते हैं जूम सेशन पे। ठीक है, अभी मैं दोबारा टेलीग्राम ग्रुप पे दोबारा से डलवा दूंगा लिंक। ओके, थैंक यू सो मच। बीएनएस का क्लास होगा भाई, अपने टाइम से होगा। ओके, थैंक यू सो मच।